Hello students, welcome to class 9th and we are doing the chapter electoral politics and this is from DP Democratic Politics। आपकी जो बुक है वहाँ से हम इस चैप्टर को कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है आई थिंक, बाकी आप देख लीजिएगा नेम चैप्टर का। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से कर रहे हैं हम ये चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन किया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट जो है वो मिसिंग है। आपका जो न्यू 30% जो सिलेबस आपका कट हुआ है उसमें से। तो आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हमारा मतलब है कि जो इलेक्शंस पर बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, इलेक्शंस की नीड है वो क्यों है, क्यों इलेक्शंस करवाए जाते हैं, क्या ज़रूरत है इलेक्शंस करवाने की, इलेक्शंस पर पॉलिटिक्स करने की, ये क्या है सारा, इसको हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन या ये कह सकते हैं कि स्टोरी हमें पढ़नी है। स्टोरी क्या है वो देखते हैं। स्टोरी में इसमें है हरियाणा के इलेक्शंस। हरियाणा में 1987 में स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए। हरियाणा में स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे 1987 में। 1987 में जब स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए हरियाणा में, तो उस समय वहाँ पर कांग्रेस रूल कर रही थी। कांग्रेस वहाँ पर रूल कर रही थी 1982 से, यानी कि 5 ईयर हो चुके थे और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे। तो जब कांग्रेस वहाँ पर रूल कर रही थी तो वहाँ की जो जनता थी वो कांग्रेस से असंतुष्ट थी, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं थी, डिससेटिस्फाइड थी। वहाँ की जो पीपल ऑफ द हरियाणा स्टेट आर डिससेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड विद द रूल ऑफ कांग्रेस पार्टी। सो उस समय रूलिंग पार्टी तो थी हमारी कांग्रेस पार्टी, और जो अपोजिशन पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी में हमारे थे देवीलाल चौधरी एज एन अपोजिशन लीडर। अपोजिशन के लीडर थे, यानी विपक्ष पार्टी के नेता। तो ओपोजिशन का तो काम ही होता है कि अपने आप को बेटर प्रूव करना, और जो रूलिंग पार्टी है उसको थोड़ा सा उसकी जो भी कमियां हैं वो सारी की सारी कमियां फाइंड आउट करना। तो अपोजिशन पार्टी के लीडर थे देवीलाल चौधरी जी। तो 1982 के बाद जब इलेक्शन हुए 1987 में, तो देवीलाल चौधरी ने कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी थी उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इनके थ्रू, यानी अपोजिशन पार्टी का ऐसा कहना था कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा अन्याय यानी कि इनजस्टिस कर रहे थे लोगों के साथ। तो इसीलिए इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, और उस मूवमेंट का जो नाम था वो इन्होंने रखा न्याय युद्ध। इस मूवमेंट का नाम इन्होंने रखा न्याय युद्ध। न्याय युद्ध नाम के मूवमेंट इन्होंने चलाया, और इस मूवमेंट के थ्रू इन्होंने एक नई पार्टी बनाई। इस मूवमेंट से एक रिकॉग्नाइज पार्टी इन्होंने बनाई जिसका नाम दिया इन्होंने लोक दल। जैसे इन्होंने मूवमेंट चलाया, काफ़ी सारे इन्होंने प्रोमिसेस किए। प्रोमिसेस इन्होंने ये किए क्योंकि उस समय जो पार्टी थी, उस समय पार्टी के बहुत ज़्यादा जो लोन्स वगैरह थे, गवर्नमेंट ने जो लोन्स वगैरह की जो शर्तें वगैरह लगाई हुई थी उससे लोग बड़े परेशान थे। तो देवीलाल चौधरी यानी कि ये जो लोकदल पार्टी है इसने काफ़ी प्रोमिसेस किए, और ये प्रॉमिस कर दिया कि अगर मेरी सरकार आती है, यानी कि अगर लोकदल पार्टी जीतती है इलेक्शंस में, तो रूल्स जो हैं लोन्स के वो काफ़ी अच्छे बना दिए जाएंगे, और जो भी लोन लिए गए हैं अभी तक वो माफ़ कर दिए जाएंगे। या फिर ये भी कर दिया कि लोन्स के लिए जो शर्तें हैं वो काफ़ी कह सकते हैं कि आसान जो शर्तें हैं वो रखी जाएंगी। तो लोगों का जो अट्रैक्शन था वो कांग्रेस पार्टी से हटकर किस तरफ आ गया? लोकदल पार्टी की तरफ आ गया। तो ऑब्वियसली यही इसीलिए उन्होंने ये किया था, लोकदल पार्टी की तरफ अट्रैक्शन आया। और जब इलेक्शंस हुए तो देवीलाल जी ने जो प्रोमिसेस किए थे, जो क्योंकि उस समय जो बनता है प्रोमिसेस करना इलेक्शंस के कैंपेनिंग के टाइम में, उसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट इन्हें मिला। इनके जो पार्टनर्स थे उन्होंने 76 वोट्स जो थे वो गेट किए टोटल मिला के पार्टनर्स के साथ, जो भी इनके साथ जो पार्टीज इनके साथ शामिल थी। तो टोटल वोट्स जो थे वो इनके आए 76 आउट ऑफ 90, और इन 76 में से अकेले 60 जो वोट्स थे वो ओनली लोकदल पार्टी के थे, यानी कि इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी जो थी वो उस समय लोकदल पार्टी ने ली। तो गवर्नमेंट बन गई लोकदल पार्टी की।
और सबसे जो इम्पॉर्टेंट लीडर उस समय था, यानी जिसके बिहाफ में ये इलेक्शंस जीते थे, इलेक्शन विनिंग हुए थे, वो थे हमारे देवीलाल चौधरी जी। तो देवीलाल चौधरी जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए गए, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया और उन्होंने जो रूल्स थे लोन्स के लिए वो सारे उन्होंने कर दिए, लेकिन उतने तरीके से नहीं कर पाए जैसे उन्होंने प्रोमिसेस किए थे। पूरे तरीके से माफ़ कर देंगे, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी जो भी कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। तो जो भी रिजल्ट्स थे इलेक्शंस के जब वो अनाउंस हुए तो एमएलए जो थे लोकदल के देवीलाल जी बने। अब बात करते हैं हम कि जो एज सून एज जो चीफ मिनिस्टर जब ये बने तो गवर्नमेंट ने आउटस्टैंडिंग, यानी कि ऐसा सोच भी नहीं सकते कि इतनी ज़्यादा आसान शर्तें इन्होंने लोन्स में और फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स वो चला दी। लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी 4 इयर्स तक बिजनेसमैन के लिए भी इन्होंने काफ़ी कुछ सहूलियतें कर दी। 4 इयर्स तक ये रहे यहाँ पर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शंस जब हुए 1991 में, इस समय पार्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट नहीं ले पाई और नेक्स्ट टाइम जो यानी 1991 में जो कांग्रेस पार्टी है वो वापस से जीत गई और ये जो लोकदल पार्टी है वो इलेक्शंस हार गई। और ये जो लोकदल पार्टी है वो इलेक्शंस हार गई और वापस से कांग्रेस पार्टी इलेक्शंस में आ गई, यानी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। अब हम बात करते हैं व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। इलेक्शंस की हमें क्या नीड है, ये सारा आपको आ गया होगा समझ में अच्छी तरह से। ये एक आपको स्टोरी बताई गई है बेस की कि कैसे होते हैं इलेक्शंस का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, वो आपको यहाँ पे शो किया गया है। Now our next topic is why do we need elections? इलेक्शंस की आपको क्या नीड है, वाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। इलेक्शंस हमेशा देखिए रेगुलरली होते हैं। इलेक्शंस हमेशा कैसे होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। और इलेक्शन जब भी रेगुलर होते हैं तो वो हमेशा कैसे होंगे, डेमोक्रेटिक। अगर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं है, अगर इलेक्शंस कैसे नहीं हैं, डेमोक्रेटिक नहीं हैं, तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी नहीं हो सकती। फिर इलेक्शंस की नीड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि विदाउट इलेक्शन जो पॉसिबिलिटी है, कंडीशन ऑफ कंट्री वो क्या होगी, ये एक पॉइंट हम देखेंगे कि क्या लार्ज कम्युनिटी जो है वो विदाउट एक्शन सरवाइव कर सकती है, विदाउट इलेक्शन। क्या विदाउट इलेक्शन करना क्या ही एक डेमोक्रेटिक वे होगा। डेमोक्रेटिक वे होगा या नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव रूल्स, भी इलेक्शन का ही एक पार्ट है। रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शंस होना भी कंट्री को क्या बनाता है, डेमोक्रेटिक बनाता है।
तो इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए और उनकी चॉइसेस क्या क्या हैं वो देखते हैं। देखिए, वाई डू वी नीड इलेक्शंस? इलेक्शंस की आपको क्या नीड है? इलेक्शंस, देखिए इलेक्शंस की हमें क्या नीड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस की नीड हमें इसलिए है क्योंकि हमें गवर्नमेंट चूज़ करनी है। गवर्नमेंट चूज़ करने के लिए ही हमें इलेक्शंस की नीड होती है। इलेक्शंस रेगुलर होने चाहिए। इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? रेगुलर होने चाहिए। अब इलेक्शंस रेगुलर होते हैं बिकॉज हर 5 ईयर में हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा या ये कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं। हर 5 ईयर में होते हैं, तो किसी के भी यानी कि हर बार जो पीपल ऑफ द कंट्री हैं उनको ये चांस मिलता है कि वो अपना लीडर चेंज कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज़ बदलवा सकते हैं, अपनी बातों को मनवा सकते हैं, या अगर नहीं माने तो उस गवर्नमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। तो रेगुलरिटी अगर इलेक्शंस की रहेगी तो लोगों के पास ये चॉइस रहती है कि वो अगली बार लोगों को मतलब जो गवर्नमेंट है उसको डरा सकते हैं कि हम तुम्हें क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टी से डिसमिस कर सकते हैं, अपनी जगह से डिसमिस कर सकते हैं। तो रेगुलर इलेक्शंस होना एक डेमोक्रेटिक कंट्री का ही एक रूल है। अगर पार्टीज यानी इलेक्शंस होंगे अगर डेमोक्रेटिक तरह से तभी वो क्या हो पाएगी, डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। अब अगर हम इमेजिन करते हैं कि विदाउट इलेक्शन अगर हम पॉसिबल जो है, अगर विदाउट इलेक्शन अगर हम देखें कि कंट्री को मान लीजिए विदाउट इलेक्शन हम चलाना चाहें तो क्या वो चल सकती है? उसकी कंडीशन हम इमेजिन करें। बिना इलेक्शन के कौन उसको पार्टी को मूव करेगा? कौन देश के जो मेन डिसीजंस हैं, जो मेजर डिसीजंस हैं वो लेगा? क्या सारे लोग एक साथ मिलकर बैठ सकते हैं? हाँ, बैठ सकते हैं बिल्कुल। जैसे एक फैमिली के डिसीजंस लिए जाते हैं तो एक फैमिली जो है वो पूरी एक साथ बैठकर जब डिसीजन लेती है तो वो डिसीजंस हो सकते हैं। तो उसमें इलेक्शंस की कोई नीड नहीं है कि भाई डिसीजन कौन लेगा, लेकिन वो कंडीशन ऑफ द कंट्री जो है वो क्या होगी। लेकिन ये जो कंडीशन है वो सिर्फ अप्लाई हो सकती है कि विदाउट इलेक्शन आपने सभी लोगों की सहमति से आपने स्टार्ट कर दिया और सभी लोग जब उसमें एग्री हैं तो आपने वो डिसीजन ले लिया। लेकिन अगर एक लार्ज कम्युनिटी है लाइक अवर इंडिया, यानी कि कंट्री, एक फैमिली में डिस्कशन करना, एक छोटी कंट्री में डिस्कशन करना, एक गांव में डिस्कशन करना पॉसिबल है। उन लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जा सकता है, असेंबल किया जा सकता है। लेकिन एक लार्ज कम्युनिटी रेगुलर इंटरवल्स पर जो है वो बार बार एक साथ मीटिंग नहीं कर सकती। एक लार्ज कम्युनिटी जो है वो विदाउट इलेक्शन सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि एक साथ सभी लोगों का एक मत होना यानी सभी लोगों के एक पॉइंट पर एग्री होना पॉसिबल नहीं होता है। इसी वजह से इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक वे है इलेक्शंस करवाना। इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक वे है जिससे रेगुलर इंटरवल्स पर इसे करवाया जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव रूल से मतलब है कि डेमोक्रेटिक वे तो है, वो तो डेमोक्रेटिक वे तो वो भी है कि सभी लोग एक साथ अपनी राय दें। लेकिन एक जब बड़ी कम्युनिटी की हम बात करें कि इंडिया में 130 करोड़ जो है इंडियंस हैं, तो क्या 130 करोड़ इंडियंस एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसके लिए कौन सा रूल हमने स्टार्ट किया है? रिप्रेजेंटेटिव रूल। रिप्रेजेंटेटिव रूल का मतलब है कि कुछ एक मतलब पार्ट्स कर दिए गए हैं जो पॉपुलेशन है, तो कुछ पार्ट का ये रिप्रेजेंटेटिव होगा, इस पॉपुलेशन का ये होगा, इतने का ये होगा। तो पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया गया है, हर डिवाइड पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव है और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करते हैं कि काम क्या करना है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जब होती है, रिप्रेजेंटेटिव का रूल जब होता है, जैसा हमारी कंट्री में है कि हम अपनी तरफ से एक पर्सन को भेजते हैं कि ठीक है आप डिसीजन लीजिए, तो वो डिसीजंस लिए जाते हैं क्योंकि वो जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे बिहाफ में लेते हैं क्योंकि हमने उन्हें इलेक्ट किया है। तो ये है क्या? रिप्रेजेंटेटिव रूल। और इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है अगर वो कंट्री को चलाना चाहे तो वो बहुत ज़रूरी है क्या? इलेक्शंस करवाना, क्योंकि बिना इलेक्शंस के किसी भी कंट्री का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है इफ़ इट इज़ अ बिग कंट्री। अगर वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो एक लार्ज है, वास्ट कंट्री है, तो एरिया वाइज भी पॉपुलेशन वाइज भी अगर बहुत बड़ी कंट्री है तो पॉसिबल नहीं है उसको सरवाइव करना। अब अगर हम बात करें कि इलेक्शंस जो है उसमें वोटर्स के पास काफ़ी चॉइसेस होती हैं। वोटर्स कैन मेक चॉइसेस
वोटर्स कैन मेक चॉइसेस, वोटर्स जो है वो चॉइस बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो चॉइस है वो है कि दे कैन चूज, दे कैन चूज who will make laws who will make laws for them, कि कौन उनके लिए लॉज बनाएगा, कौन उनके लिए लॉज बनाएगा, ये उनकी चॉइस होती है। नेक्स्ट है उनके पास चॉइस होती है कि who will form the government and take major decision, that who will make government and take major decisions, कि कौन जो है वो गवर्नमेंट बनाएगा और कौन मेजर डिसीजंस को लेगा। नेक्स्ट दे कैन चूज द पार्टी, कि विच पार्टी मेक द पॉलिसीज एंड रन गवर्नमेंट। इनके पास ये भी चॉइस होती है कि कौन सी पार्टी जो है वो इलेक्शंस लड़ेगी, कौन सी पार्टी जो है वो पॉलिसीज बनाएगी और गवर्नमेंट को रन करेगी। तो इस तरीके से वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, कि लॉज कौन बनाएगा। नेक्स्ट दे कैन चूज दैट हु मेक, कि कौन कानून बनाएगा, ये हम चूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन, विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन। नेक्स्ट है दे कैन चूज दैट हु मेक गवर्नमेंट, कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और जो गवर्नमेंट बनाएगा वही क्या लेगा, मेजर डिसीजंस लेगा। नेक्स्ट है विच पार्टी मेक द पॉलिसीज एंड रन गवर्नमेंट, कि कौन सी पार्टी जो है वो पॉलिसी बनाएगी और गवर्नमेंट को रन करेगी। तो ये 3 मेजर डिसीजंस हैं जो लोग हैं उनके पास ये चॉइसेस रहती हैं। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए 3 पॉइंट्स, और इसको यहाँ तक आप रीड कर लीजिएगा। ईच लाइन यू हैव टू रीड, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन कंसल्ट विद मी ऑन माई पर्सनल नंबर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बस हो गया तो हो गया क्या क्लास, हो गया क्या क्लास, हो गया क्या क्लास। Mm-hmm.